Hello students, myself Dr. Govardhan Yadu, Assistant Professor Physics, गवर्नमेंट राजीव लोचन कॉलेज राजिम। आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकेंड लेजर एंड इट्स एप्लीकेशन के अंतर्गत 5वां यूनिट जो है वह कवर करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लेजर के पूर्व वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेजर लाइट जो है एक विशेष गुण रखता है। वह विशेष गुण जो है उसे ऑर्डिनरी लाइट से अलग रखता है। इसका उपयोग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ईरा पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। आज का जो रिसर्च एरिया है, आज का जो कम्युनिकेशन एरिया है और आज के जो मेडिकल साइंस है वो भी लेज़र पर बेस्ड है। तो आज हम लेज़र के डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजी जो लेज़र से संबंधित हैं उनके बारे में भी कुछ बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लेज़र है वो आया कैसे और उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ, The word laser is an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation। ये जो आपने पहला ग्राफ देखा, इसमें लेज़र का फुल फॉर्म इंडिकेट किया गया है। L मीन्स लाइट, A मीन्स एम्प्लीफिकेशन, S मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन और R मीन्स रेडिएशन। सो द टोटल एक्रोनेम ऑफ लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हम देख रहे हैं यहाँ कि रेडिएशन के लाइट पार्ट को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन, एक विशेष प्रोसेस द्वारा। रेडिएशन में जो है गामा रे से लेकर रेडियो तरंगे तक वेवलेंथ पाई जाती है, अर्थात गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब रेडिएशन के अंतर्गत आते हैं। इन वेवलेंथों का ग्रुप ही रेडिएशन कहलाता है। उनमें से हम लाइट पार्ट को ही क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं किसी एक विशेष पद्धति द्वारा, जिसे हम स्टिमुलेटेड एमिशन कह रहे हैं। द फर्स्ट लेजर वाज बिल्ट इन 1960 बाय T.H. मैमैन एट ह्यूज रिसर्च लेबोरेटरी। 1960 में पहला लेजर सिस्टम बना जो कि T.H. मैमैन ने बनाया था ह्यूज रिसर्च लेबोरेटरी में, और इसका जो थ्योरेटिकल वर्क है वो टाउनसेन सालों ने किया था, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज लेजर। लेजर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, लेजर को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, लेजर को कैसे हम ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्लाइड show the definition of laser. A laser is a device that emits light through a process of optical amplification based on the stimulated emission of radiation. लेज़र एक प्रकार का लाइट सोर्स ही है जो स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस से लाइट को ऑप्टिकल एम्पलीफाई करके बनाया जाता है। सो देयर आर some process behind the laser action which is also occurred in the ordinary lights। हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट में भी ये सब प्रोसेस होते हैं जो लेज़र लाइट में होते हैं, और वो जो प्रोसेस हैं वो एब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन है। ये तीन प्रोसेस जो है किसी भी सोर्स पर, लाइट सोर्स पर हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि तीन प्रोसेस क्या है, उसको शॉर्ट में हम देखने का प्रयास करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट पर है और उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी यदि मिलती है तो वह अपने हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा। तो जो जाने की प्रक्रिया उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें एटम्स एनर्जी गेन करेगा और अपने हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको ट्रांजिशन, एनर्जी लेवल शिफ्टिंग एटम का, वो दिखाई दे रहा है। हमको ये याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट पर ही रहना चाहता है।
उसकी टेंडेंसी वो होती है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई करे, और उसका नेचर ये है कि यदि उसे कुछ एनर्जी मिले तो वह अपने उच्च ऊर्जा अवस्था और हाई एनर्जी स्टेट पर भी जा सकता है। सो द एब्जॉर्प्शन comes from when the atoms get some energy from the external environment and transit lower state to upper state। ये दिखाई दे रहा है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना ही संक्रमण कहलाता है, ट्रांजिशन कहते हैं। और उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, हम देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है RABS इजिकल टू B12 रो न्यू N1। ये जो RBS है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाया। B12 जो है वो आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और रो जो है वो डेंसिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जहाँ पर मैक्सिमम पार्टिकल हो सकते हैं, जहाँ से एनर्जी एटम्स गेन कर सकता है। N1 ऐसे पार्टिकल हैं जो ग्राउंड स्टेट पर रह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड, ये तीनों ही प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस हैं, और ये तीनों प्रोसेस एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं। इसी कारण हम यह नहीं कह सकते कि किसी लाइट सोर्स में कितने पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए, कितने पार्टिकल स्पॉन्टेनियस इमिट हुए, कितने पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इमिट हुए। हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक रूप से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। एन एक्साइटेड एटम कैन स्टे at the excited level for a decay time if it is not stimulated by any other agent during its short lifetime. The excited atom go to the lower energy state and emit a photon, and the rate of spontaneous emission is RSP is equal to A21 N2. A21 is called Einstein spontaneous coefficient, and N2 is the number of particle in the excited state E2। हम देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन कब हो सकता है, जब पार्टिकल अगर अपने एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाए और वह एक्साइटेड स्टेट से 10⁻⁻8 सेकेंड बाद सेल्फ इमिशन करके वह यदि पुनः ग्राउंड स्टेट पर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह स्पॉन्टेनियस इमिशन कर रहा है। जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, वहाँ पर पार्टिकल जो है ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 10⁻8 फिजिक्स में 10⁻8 सेकेंड क्यों लिया गया है, चूँकि 10⁻8 सेकेंड बाद जो एटम्स होता है वो अपना फेस चेंज कर लेता है, थ्योरेटिकली यह कहा जाता है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि 10⁻8 सेकेंड बाद पार्टिकल E2 से E1 पर आ जाएगा, अर्थात E2 से E1 पर ट्रांजिशन कर लेगा। इसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और यह जो प्रोसेस है उसमें वही पार्टिकल आएंगे जो एक्साइटेड स्टेट पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेट जो है दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। वो फैक्टर है A21 और N2। A21 जो आइंस्टीन स्पॉन्टेनियस इमिशन कहला रहा है, और N2 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट 2 पर हैं। जो थर्ड प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह प्रोसेस जो है प्रोमिनेंट यदि होता है, यदि ये प्रोसेस मैक्सिमाइज होता है, तभी हमें एक ऐसा लाइट सोर्स मिलेगा जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से डिफरेंट होगा, और उसी लाइट सोर्स को हम लेजर लाइट सोर्स की संज्ञा दे सकते हैं। स्टिमुलेट एमिशन होने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। शर्त यह होनी चाहिए कि जो पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली एमिशन द्वारा अपने ग्राउंड स्टेट पर नहीं आ पाता वह स्टिमुलेट हो सकता है, और स्टिमुलेट होने के लिए हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट हो, अर्थात जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो पार्टिकल होगा वह पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल E2 पर जाकर इंड्यूस होगा, और जो एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पार्टिकल है दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी, फेज और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये तीन क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, फेज, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी। यदि तीन चीजें बराबर है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पार्टिकल उस एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल को स्टिमुलेट करा देगा, और वह पार्टिकल जो है
अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाएगा। यह प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है लेज़र के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हम देख सकते हैं इसको, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस स्लाइड का, इन एक्साइटेड स्टेट बिफोर स्पॉन्टेनियस इमिशन, a photon stimulated in excited atom and goes to lower energy levels and emit another photon। एक जो फोटॉन है वह इस एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर देखिए एक फोटॉन जो है इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट का जो पार्टिकल है उससे इंटरेक्ट हो रहा है। इंटरेक्ट होने के बाद उसको वह नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रही है, जो दिख रहा है आपको। तो एक फोटॉन जो है 2 फोटॉन को प्रोड्यूस कर रहा है और ये दोनों फोटॉन जो है सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन और पोलराइजेशन वाले हैं ये दोनों। तो अगर ये पॉसिबिलिटी बढ़ते जाती है, ये प्रोसेस बहुत मैक्सिमाइज होते जाता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, सॉरी ये 2 एटम जो दिख रहे हैं वो किसी और 2 एटम को स्टिमुलेट कराएंगे और इस प्रकार यह प्रोसेस जो है मल्टीप्लिकेशन रूप से बढ़ता जाएगा। इसका जो रेट है वो RST से हम निरूपित किए हैं, जो कि B12 रो और N2 के बराबर है। B12 को यहाँ पर आइंस्टीन स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट कहा जा रहा है, रो को हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह सकते हैं और N2 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल हैं E2 पर, एक्साइटेड स्टेट पर। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसे हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक एक्साइटेड स्टेट ऐसा होगा जो अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, जहाँ पे पार्टिकल 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है। लेकिन यदि उसे स्टिमुलेट होना है तो वह एटम जो है एक्साइटेड स्टेट पर यदि 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा समय तक रहता है तब वह स्टिमुलेट होने की संभावना को बढ़ा देता है। अर्थात स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है उसको स्टेबल होना चाहिए और लगभग उसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होना चाहिए। अर्थात जो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है उससे 10⁵ गुना ज़्यादा हमें लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का रखना पड़ेगा। इस स्टेबल एक्साइटेड स्टेट को हम मेटा स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं, जो कि एक काल्पनिक स्टेट कहलाता है और वह सिस्टम द्वारा खुद प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट होता है तो उस मेटा स्टेबल स्टेट पर स्टिमुलेट होने की संभावना बढ़ जाती है और वहाँ से स्पॉन्टेनियस होने की संभावना कम हो जाती है। तो यह जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है और यही जो है पूरे लेज़र एक्शन को प्रोड्यूस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइट कैसे एम्पलीफाई हो रहा है। देखिए आप एक एटम या एक फोटॉन जो है 2 फोटॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये 2 फोटॉन 4 फोटॉन को कर रहा है और इस प्रकार से लाइट जो है एम्पलीफाई होकर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए आप लोग, ये सिंगल फोटॉन था, डबल हुआ, डबल जो है 4 टाइम्स हो गया, फिर ये एम्पलीफाई हो गया। तो 1 फोटॉन स्टिमुलेट एन एक्साइटेड स्टेट एटम, देयर आर 2 फोटॉन एमिट्स। These 2 photon stimulate 2 excited atom in their path and produce a total 4 photon and so on. So the amplification process can be achieved in the laser source. Therefore we can obtain highly coherent, highly directionality, unidirectional and highly monochromatic light pulse from the laser light source. उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे लेज़र की जो प्रॉपर्टी है वह स्टिमुलेटेड एमिशन से प्राप्त होती है हमें। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। और ये जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है आप लोग को, ये प्रॉपर्टी जो है, यही प्रॉपर्टी लेज़र को ऑर्डिनरी लाइट से अलग करती है और यही इसका बेसिक डेफिनेशन भी बताती है। तो लेजर इज अ लाइट सोर्स हैविंग सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंस। तो देखते हैं तीनों को अलग अलग, चारों को अलग अलग हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। डायरेक्शनलिटी जो है, आप देखिए यहाँ पे कि जो कन्वेंशनल लाइट सोर्स है जैसे ट्यूब लाइट, बल्ब, ये सब जो है वो बहुत दूर तक जाने के पश्चात फैलते जाते हैं। अर्थात इनका जो लाइट है वो फैलते जाता है। ट्यूबलाइट का जो लाइट है वो फैलता है, हम घरों पर देखते हैं इसे। और जो लेज़र लाइट है, आप देखिए ध्यान से कि लेज़र लाइट जो है वो फैल नहीं रहा है, उसका स्प्रेड नहीं हो रहा है। अगर
ड्यूरेशन तक इसे ले जाएं तो भी स्प्रेडनेस कम है, अर्थात जो जो डायरेक्शनलिटी है वो बहुत हाई है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं कि लाइट क्वांटिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। किसी सरफेस पर यदि लाइट पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया पर यदि गिर रही है तो वो उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकता है। तो हम देखते हैं कि लेज़र की इंटेंसिटी बहुत मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट है और यूनिडायरेक्शनल है। अगर यदि ये तीनों लाइट की प्रॉपर्टी किसी सरफेस पर, किसी यूनिट सरफेस पर यूनिट टाइम पर अगर गिरती है तो उस पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी हमको अधिकतम दिखाई देती है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं पहले लाइन पे, द इंटेंसिटी ऑफ लेज़र वेव्स इन द एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट नॉर्मल एरिया। इन लेज़र द लाइट स्प्रेड इन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। हमने पहले ही बताया था कि लेज़र जो है वो बहुत कम स्प्रेड होता है इन स्मॉल वेवलेंथ रेंज, उसका वेवलेंथ रेंज भी बहुत कम होता है। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं कि लेज़र जो है सिंगल कलर का होता है, सिंगल वेवलेंथ का होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है और जितने भी फोटॉन्स एमिट होते हैं लेज़र लाइट से लगभग सेम एनर्जी के होते हैं। तो इस कारण जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो बहुत ही नैरो रेंज का पाया जाता है। यहाँ पे हम चित्र में देख भी सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग कोहेरेंस। कोहेरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेज़र की, और यह प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ही लेज़र जो है एक स्पेसिफिक लाइट सोर्स दिखाई देता है और उसका मैक्सिमम यूज जो है हम आज के इस इरा पर कर रहे हैं। तो कोहेरेंट जो है वह हम कह सकते हैं कि लेज़र लाइट जो है कोहेरेंट लाइट पल्स एमिट करता है, अर्थात लेज़र जो है वो ऐसे लाइट पल्स को एमिट करता है जिनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। हम देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम पर कि ये जितने भी लाइट पल्स प्रोपोगेट हो रहे हैं लेज़र से निकलने के बाद वो सभी सेम फेस पर हैं, उनके फेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फेस है क्या? फेस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम किसी कण की स्थिति और गति का मापन कर सकते हैं, स्थिति गति का निर्धारण कर सकते हैं। तो इट इज ए फेस इज ए क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ फेस से कोरिलेट हो रहे हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेज़र की। और इनकोहेरेंट लाइट पल्स को आप देखिए कि इनके बीच कोई फेस का रिलेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो चार प्रॉपर्टी है वह चार प्रॉपर्टी लेज़र की उसको ऑर्डिनरी लाइट से बहुत अलग करती है और इसी कारण इनका यूज़ जो है बहुत अधिक एरियाओं में, बहुत अधिक पर्पसों में किया जाता है। तो हम देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है इस स्लाइड पर देखिए आप कि लेज़र यूज इन ईथर ड्रिफ्ट एंड एब्सोल्यूट रोटेशन ऑफ द अर्थ, लेज़र इन इंडस्ट्री, लेज़र इन आइसोटोप सेपरेशन, लेज़र इन केमिस्ट्री, लेज़र इन एस्ट्रोनॉमी, लेज़र इन बायोलॉजी, लेज़र इन मेडिसिन, लेज़र इन प्लाज्मा, लेज़र इन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, लेज़र इन इंजीनियरिंग। ये जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन शो हो रहे हैं स्लाइड पर वो सभी एप्लीकेशन जो है एमएससी 4th सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर पर, एमएससी 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर लेज़र एंड इट्स डिवाइसेस के 5th यूनिट को कवर करता है, या उस सिलेबस के अंतर्गत ये सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो हमें एक एक कर इन सब एप्लीकेशनों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एप्लीकेशन है ईथर ड्रिफ्ट एंड एब्सोल्यूट रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है लेज़र का। यह एप्लीकेशन जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को बहुत पुख्ता करता है। जो ईथर ड्रिफ्ट है और रोटेशन ऑफ द अर्थ है, यह एक ऐसा टॉपिक रिलेटिविटी में है जिसके द्वारा हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो लाइट है उसकी आइसोट्रोपी को चेक कर सकते हैं।
हम रिलेटिविटी में देखते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वह एनआइसोट्रोपी ऑफ लाइट को बताने के लिए यूज़ किया गया था। तो हम इस लेज़र की मदद से रिलेटिविटी का टेस्ट कर सकते हैं या रिलेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है इस स्लाइड का कि लेज़र कैन बी यूज टू फाइंड द ईथर ड्रिफ्ट और एन आइसोट्रॉपी in the velocity of light, since their short term frequency stability can be on the order of 1 part in 10 to the power 13। लेज़र का जो उपयोग है उससे हम ईथर ड्रिफ्ट का पता कर सकते हैं कि ईथर ड्रिफ्ट होता है कि नहीं। जैसा कि हमें रिलेटिविटी में पता है, जब हम फ्लूइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खोज करते हैं तो ईथर की परिकल्पना आई थी, ईथर का कॉन्सेप्ट आया था। ईथर को हम मानते थे कि आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, वो पूरे यूनिवर्स में एक समान रूप से और समदैशिक रूप से पाया जाता है, तो वो फ्लूइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। और जो है माइकलसन मोरले ने ये भी प्रूव करने का कोशिश किया था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही जैसा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसकी खोज के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे लेज़र के थ्रू, उसको हम देखते हैं। देयर इज एन एप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 गैस लेज़र माउंटेड एट 90 डिग्री टू ईच अदर एंड रोटेटिंग देम टू ऑब्जर्व वेदर देयर वाज एनी चेंज इन द बिट फ्रीक्वेंसी। हम 2 गैस लेज़र सोर्स को 90 डिग्री के एंगल पर रख देते हैं और उसे रोटेट करते जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है कुछ समय बाद। तो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट हमें मिला उसको लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक हम देखते हैं। इट वाज फाउंड दैट एनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू एन ईथर ड्रिफ्ट इज लेस देन 1 part in 10 to the power 11 which may be regarded as confirmation to about 1 part in 10 to the power 13 of the Lorentz Fitzgerald contraction attributed to the Earth orbital velocity। हमें पता है कि जो लेज़र है वो उसका जो शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी वो है 1 part in 10 to the power 13, ऑर्डर ऑफ द 1 part in 10 to the power 13। तो हम देखते हैं कि जब हम 2 गैस लेज़र को 90 डिग्री पर रखते हैं तो कितना फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसके रोटेशन से, ये हम चेक करना चाहते थे। तो हम पाते हैं कि 1 part in 10 to the power 11 ये हमको रिजल्ट मिला था उस एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर देखिए जो कि लगभग 10 to the power 13 के अप्रॉक्सीमेट है, लगभग उसी के बराबर है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि जो लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन है वह कॉन्सेप्ट जो है थ्योरम रिलेटिविटी में करेक्ट है। अर्थात हम पढ़े थे कि लॉरेंज के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था थ्योरम रिलेटिविटी से, उसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि यदि कोई रॉड अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है तो वह संकुचित दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी। तो ये जो दिख रहा है आपको कि जो 10⁻13 के ऑर्डर का जो फ्रीक्वेंसी था लेज़र का वह 10 to the power 11 मिला जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये बता रहा है कि कुछ शिफ्ट हो रहा है, बिट शिफ्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी का। ये बता रहा है कि ईथर का ड्रिफ्ट होता है, मतलब ईथर चेंज होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो ईथर चेंज हुआ वो अर्थ के ऑर्बिटल मोशन के कारण ही हुआ होगा। तो द लेज़र कैन बी यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट concept or accurate concept of the earth drift, ether drift and rotation of the earth। तो सेकेंड यूज जो है लेज़र का या एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्री पर्पस पे है। तो हम देखते हैं कि जो इसका पहला स्टेटमेंट है, द प्रिसिशन प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट हैव बीन ऑफ इमिशंस
Immense help in industry, particularly testing the quality of optical component, laser prism etc. लेज़र की जो प्रिसीशन प्रॉपर्टी है उसके कारण हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम लोग ना ऑप्टिकल कंपोनेंट की क्वालिटी का टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लेंस प्रिज्म का टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, या सही फॉर्मेशन उसका हुआ है कि नहीं। उसी प्रकार हम लोग ड्रिलिंग करके स्मॉल होल क्रिएट कर सकते हैं, ड्रिल करके लेज़र की मदद से वेल्डिंग कर सकते हैं मेटल प्लेट को, मतलब वेल्डिंग मेल्टिंग ड्रिलिंग में इसका काम है इंडस्ट्री में। और हम देखते हैं द थर्ड लाइन जो है, द लेज़र टेक्निक कैन आल्सो बी यूज फॉर डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ओल्डर फिंगरप्रिंट। पुराने फिंगरप्रिंट को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं इस लेज़र सोर्स द्वारा। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो किसके द्वारा लिखा गया, उसका फिंगरप्रिंट क्या था उस पर, या जो करेंसी बिल है उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं लेज़र के द्वारा। और हम देख सकते हैं जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्लाइड का, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि लेज़र का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इट इज़ यूज फॉर कटिंग मेटल शीट को इससे कट कर सकते हैं। और 2 किलोवाट लेज़र जो है वह 1 इंच कार्बन से स्टील को कट कर सकता है, 1 इंच कट कर लेगा 2 किलोवाट वाला लेज़र। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन था। अब हम देखते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं, जो कि आइसोटोप सेपरेशन को बता रहा है। मतलब लेज़र का जो उपयोग है उसे आइसोटोप सेपरेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, लेज़र आइसोटोप सेपरेशन कम्स फ्रॉम द डिफरिंग हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप। The different isotope contain differing number of neutrons which influence the nuclear magnetic dipole moment and in turn the hyperfine structure। हमें पता है कि आइसोटोप जो होते हैं उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके कारण उनका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी बहुत डिफरेंट होगा, जिसको हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते थे। तो लेज़र की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसोटोप का सेपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम जो सेकेंड पैराग्राफ उसको ध्यान से देखते हैं। द डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द आइसोटोप मीन्स दैट अ प्रिसाइज टर्म लेजर कैन बी यूज इन ऑर्डर टू ओनली एक्साइट वन स्पेसिफिक आइसोटोप एंड नॉट द अदर आइसोटोप। तो हम लेज़र को अगर आइसोटोप पर फोकस करें और केवल उसके एक आइसोटोप को ही हम अगर प्रिसाइसली स्क्रीन पर देखना चाहें तो लेज़र की मदद से हम उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर फिर सेकेंड राउंड में हम देखें कि दूसरा जो उसका आइसोटोप है उसको भी हम फोकस लेज़र से कर सकते हैं। दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, दोनों के जो पैटर्न है उनके बीच, या उनका जो पाथ स्ट्रक्चर है उससे भी हम लगभग ये बता सकते हैं कि यह जो मटेरियल है वो आइसोटोप मटेरियल है और इसमें एक से ज़्यादा एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन संख्या वाले कंपाउंड हो सकते हैं। तो हम लोग जनरली 2 मेथड यूज़ करते हैं लेज़र के द्वारा आइसोटोप सेपरेशन को पहचानने के लिए। पहला जो मेथड है वो मेथड जो है यहाँ पे शो हो रहा है, एटॉमिक वेपर लेज़र आइसोटोप सेपरेशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको इस पैराग्राफ को थोड़ा रीड करते हैं पहले। टारगेट मटेरियल वेपराइज फर्स्ट इनटू अ गैसेस वेपर फेस, देन अ लेजर is applied to selectively excited the target vapor material. The excited vapor material then undergo photoionization which result in a positive charge stream which can be called through a electromagnetic field। तो सबसे पहले हम टारगेट मटेरियल को वेपराइज करते हैं लेज़र के थ्रू गैस फेस पर। फिर सबसे पहले हम टारगेट मटेरियल को वेपराइज करते हैं गैसेस वेपर फेस पर। फिर उसके बाद हम एक लेज़र सेलेक्टिव एक्साइटेड टारगेट वेपर पर लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो एक्साइटेड वेपर मटेरियल से वो फोटो आयोनाइज हो जाता है और जिसके कारण वह पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रीम से
स्ट्रीम के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और इसकी सहायता से हम किसी एक आइसोटोप को स्क्रीन पर फाइंड कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जो सेकेंड इसका मेथड है आइसोटोप सेपरेशन का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कंटेनिंग द आइसोटोप मटेरियल, डिफरिंग मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शंस ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड्स कंटेनिंग द आइसोटोप मटेरियल। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर का एब्जॉर्प्शंस है वह आइसोटोप के अंदर अलग अलग हो सकता है, मतलब जो एक आइसोटोप कंपाउंड है वो अलग अलग मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो हम लेज़र की मदद से उसके एब्जॉर्प्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में इसका जो यूज़ है वो बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है, सम लेज़र सिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोड लॉकिंग कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली ब्रीफ पल्स ऑफ लाइट एज शॉर्ट एज पिकोसेकंड और femtosecond 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 15. Such pulse can be used to initiate and analyze chemical reaction, a technique known as photochemistry. हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए लेज़र सोर्स का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और हम मोड लॉकिंग की मदद से भी बहुत शॉर्ट पल्स लाइट का लेज़र में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पिको सेकेंड 10 to the power 12 और 10 to the power minus 12 सेकेंड या फेमेटोसेकंड 10 to the minus 15 सेकेंड जनरेट कर सकते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैटालिस्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है लेज़र को। जो नेक्स्ट पैराग्राफ हो उसको हम रीड करते हैं पहले। द शॉर्ट पल्स कैन बी यूज टू प्रूव द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन एट ए वेरी हाई टेम्परेचर रेजोल्यूशन, अलाउिंग द डिटेक्शन ऑफ short lived intermediate molecules. This method is particularly used in biochemistry, where it is used to analyze detail of protein folding and function. तो हम देखते हैं कि चूँकि लेज़र जो बहुत अधिक हाई टेम्परेचर रिजोल्यूशन रखता है और यह रिएक्शन को बहुत फास्ट करने के लिए काम आता है, तो हम किसी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को इंटेक्ट करा सकते हैं लेज़र के थ्रू और उसकी सहायता से हम प्रोटीन फोल्डिंग और उसके फंक्शन को उसको एनालाइज किया जा सकता है कि किस प्रकार से वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है और किस प्रकार के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है बायोकेमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके और भी केमिस्ट्री में बहुत सारे यूज़ हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे लिस्ट इस पीपीटी में इस स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड में दिया गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि केमिकल सेंसिंग मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंसिंग ऑफ गैस, एरोसेल एंड पर्टिकुलर्स। हम लोग सेंसिंग मेथड में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एरोसेल हो गया, और गैसेस को सेंसिटाइज करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कंब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस मॉनिटरिंग, इसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मैक्सिमम यूज इसके पहले हम देख चुके हैं। रियल टाइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है, रियल टाइम जो रिएक्शन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है केमिस्ट्री में। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए या एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है केमिस्ट्री में। और स्पेक्ट्रल रेंज के टेक्निक को एक्सटेंड करने के लिए भी, या किसी का स्पेक्ट्रल रेंज को हमें चेक करना है केमिस्ट्री में, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और नॉन लीनियर ऑप्टिक्स टेक्निक में भी इसका मैक्सिमम यूज़ है। और एक्सटेंशन टू मल्टीपल पॉइंट और टू ऑलमेट्रिक मेजरमेंट, मल्टीपल पॉइंट्स को चेक करने में, उसको एक्सटेंड करने में भी इसका यूज़ है। और हमने पहले भी देखा कि सेंसर मिनिएचराइजेशन का में भी इसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं। टॉक अबाउट द लेज़र इन एस्ट्रोनॉमी, what are the applications of laser in astronomy have been seen in this PowerPoint slide. रूबी लेज़र का जो उपयोग है उससे हम रेंज पता कर सकते हैं, उस रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं।
अर्थात हम किसी सेलेस्टियल बॉडी को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो अननोन है, तो हम उसका जो रेंज है उसको एक रूबी लेजर की मदद से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, लेजर को ओरिएंटेड किया गया है स्पेस पर और उसके रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये रूबी लेजर की मदद से किया जा सकता है। और एस्ट्रोनॉमर जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो रेडियो वेव को कलेक्ट करने के लिए, रेडियो वेव्स जो होते हैं किसी अननोन बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी से आते हैं, उसे कलेक्ट करने के लिए लेज़र सिस्टम का उपयोग किया जाता है, लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है। तो जो स्पेस पर अननोन सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उसके मोशन पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, उससे निकलने वाले रेडिएशन को फाइंड आउट करने के लिए भी लेज़र सिस्टम का उपयोग आजकल रेडियो एस्ट्रोनॉमी में के तहत किया जा रहा है। जिसके लिए हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे टेलीस्कोप्स हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो अननोन सेलेस्टियल बॉडी से आने वाले रेडिएशनों को, रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं और उसको एम्पलीफाई भी किया जाता है। क्योंकि जो रेडियो वेव्स मिलते हैं हमें स्पेस से अर्थ पर, वो बहुत ही फाइन कम एम्पलीट्यूड वाले होते हैं, जिनको लेज़र के मदद से एम्पलीफाई करके उसका एनालिसिस किया जाता है। हम लेज़र की मदद से लाइट्स जो स्टार्स पर हैं उसको भी ब्रस्ट कर सकते हैं, उसके रेडिएशन को भी हम लोग ब्रस्ट कर सकते हैं। तो ये लेज़र के कुछ एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में लेज़र का जो उपयोग है मेनली वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स और बायोमेडिकल्स में मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जो लेज़र है वो बहुत हाई पावर डेंसिटी का होता है और किसी पॉइंट पर फोकस किया जा सकता है। इस गुण के कारण ही इसका उपयोग जो है माइक्रो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला लाइन, लेज़र बीम टू कंसंट्रेट हाई पावर डेंसिटी ऑफ लाइट एट ए फोकल पॉइंट हैज ओपनड अ न्यू विस्टा ऑफ माइक्रो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस में इसका मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। और इसमें बायोमेडिकल जो सेकेंड लाइन है आप देख सकते हैं इसमें कि want to extend such study to biological and biomedical samples available only in very small quantities। तो हम देखते हैं बायोलॉजी में भी बहुत अधिक यूज़ है, बायोमेडिकल में तो हो ही रहा है इसका उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में लेज़र का क्या उपयोग है। आज के इस साइंटिफिक इरा में लेज़र का मैक्सिमम यूज है मेडिसिन एरिया पर किया जा रहा है, चिकित्सा क्षेत्र पर किया जा रहा है। हम लेज़र की मदद से हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम डेंटल प्रॉब्लम, दांत की जो समस्याएं हैं, दांत का जो प्रॉब्लम्स है उसे हम दूर कर सकते हैं, ब्लडलेस सर्जरी कर सकते हैं, आई ट्यूमर को दूर कर सकते हैं, गाल ब्लैडर को ब्रेक कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे मेडिकल पर्पस हैं जहाँ पर लेज़र का उपयोग मैक्सिमम रूप से हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्रम वाइज देखते हैं। लेज़र रेडिएशन ऑफ्टन यूज इन कंट्रोल्ड हेमरेज को कंट्रोल करने में उपयोग किया गया है। जो सेकेंड लाइन बता रहा है, आर्गन आयन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर आर कॉमन सोर्स इन द ट्रीटमेंट इन लीवर एंड लंग्स। लीवर और लंग्स के प्रॉब्लम को भी हम लेज़र की पद्धति से दूर कर सकते हैं। लेज़र कैन गाइड फॉर eye surgery and for dental repairs, diagnosis and microsurgery method and has emerged as a new area in medical science। डायग्नोसिस में भी लेज़र का उपयोग किया जा रहा है, माइक्रो सर्जरीज किए जा रहे हैं, छोटे छोटे जो सर्जरीज होते हैं जो बहुत बारीक ऑर्गन्स बॉडी में होते हैं उसकी भी सर्जरीज के द्वारा की जा सकती है। और हमने पहले बताया कि आई ट्यूमर को दूर कर सकते हैं, हम दांत की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट जो फोर्थ लाइन देखेंगे, वेयर एज इट इंटेंस नैरो एंड फोकस्ड बीम कैन ब्रेक द गॉल ब्लैडर स्टोन, द इंफ्रारेड रेडिएशन कैन हेल्प इन मैपिंग द डाइसेस पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। हम देख सकते हैं कि इसे गॉल ब्लैडर को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत
इंटेंस होता है, नेरो होता है और बहुत फोकस्ड बीम देता है। इस कारण इसका उपयोग हम लोग किसी ऑर्गन को ब्रेक करने के लिए भी कर सकते हैं। और जो इसका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उससे हम मैपिंग भी कर सकते हैं कि बॉडी में कहाँ पर कौन सा रोग है, कौन सा ऑर्गन खराब है, इसकी मैपिंग भी इसके द्वारा की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा में लेज़र का क्या उपयोग है। तो यह जो स्लाइड है ये बता रहा है कि प्लाज्मा में भी लेज़र का मैक्सिमम उपयोग किया जा रहा है और उसे मेडिसिन से भी जोड़ा जा रहा है, उसे रिसर्च से भी जोड़ा जा रहा है, प्लाज्मा मैकेनिज्म से भी जोड़ा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो पहला उसमें लाइन दिख रहा है लेज़र दिखाई दे रहा है, लेज़र इंड्यूस्ड प्लाज्मा हैज बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट डायग्नोस्टिक and technological application as detection, thin film deposition and elementary identification। प्लाज्मा में भी डायग्नोसिस लेज़र की मदद से किया जा रहा है। इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ थिन फिल्म प्रिपरेशन जो कि एक नैनो साइंस का मेन पार्ट है, उसको भी हम लेज़र की मदद से कर पा रहे हैं। मतलब थिन फिल्म भी बना सकते हैं हम लेज़र की मदद से, और उसका एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन से मेटल, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम लेज़र के द्वारा कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लाइन है, लेज़र इंड्यूस्ड प्लाज्मा फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल पोटेंशियल प्रोवाइड फास्ट सेंसर सिस्टम एंड एक्सप्लोजिव ट्रेस एंड पैथोगन बायोलॉजिकल एजेंट डिटेक्शन एंड एनालिसिस। हम देखते हैं कि इससे लेज़र की मदद से प्लाज्मा को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं उसको डिटेक्ट करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब हम एक सेंसर का एक डिवाइस जो है प्लाज्मा के साथ लेज़र को यूज़ करके बना सकते हैं, जिससे हम कोई बायोलॉजिकल एजेंट को किसी सब्सटेंस से पहचान सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है, प्लाज्मा एजिटेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड प्लाज्मा सेल्टिंग ड्यूरिंग द लेजर वर्क। प्लाज्मा सेल्टिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ प्लाज्मा को बॉन्ड करने में, उसको ब्रेक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ प्लाज्मा में लेजर का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जो लास्ट लाइन है उसको हम थोड़ा रीड करते हैं यहाँ पे। प्लाज्मा expansion depends on the initial mass and energy in the plum. The process is governed by initial plasma property. After the laser pulse and the expansion medium during the first microsecond, after the laser pulse, plum expansion is adiabatic. Afterward, line radiation becomes the dominant mechanism of energy loss. प्लाज्मा के एक्सपांशन को अर्थात प्लाज्मा का जो इनिशियल मास है उसकी एनर्जी को प्लम तक पहुंचाने के लिए भी लेज़र का उपयोग किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा में लेज़र को इंक्लूड करने से प्लाज्मा का जो एक्सपांशन है बहुत तेज गति से होता है। उसमें एनर्जी और मास का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत फास्टली चले जाते हैं, और एक समय बाद वो पूरा जो सरफेस है प्लाज्मा का वो एडियाबेटिक भी बन जाता है। हम मतलब लेज़र की मदद से उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ड्यू टू द फास्ट प्रोसेस एंड शॉर्ट लाइफ टाइम नॉट ऑल ऑप्टिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आर यूजफुल टू स्टडी लेजर इंड्यूस्ड प्लाज्मा दैट आर यूज्ड फॉर persistent plasma like inductively coupled plasma and plasma focus. The most common technique used for optical diagnosis of laser induced plasma is emission spectroscopy. हम लोग लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा को ऑप्टिकल डायग्नोसिस में मैक्सिमम रूप से उपयोग कर सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक डायग्राम है जिसे प्लाज्मा लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा का एक प्रोसेस दिखाया गया है कि लेज़र पल्स को हम कैसे प्लाज्मा पर इंड्यूस करते हैं और उससे लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा जो है वह एक परसिस्टेंट प्लाज्मा बन जाता है, और यह डायग्नोस्टिक पर्पस पर मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। मतलब जो प्लाज्मा थेरेपी है
उसमें भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। तो यही लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा जो है वो महत्वपूर्ण भाग दिखा रहा है मेडिकल साइंस में भी। तो हम इसके पहले देखिए मेडिकल में क्या यूज़ था, मेडिकल साइंस में क्या यूज़ था और प्लाज्मा में क्या यूज़ था। तो प्लाज्मा में जो लेज़र का मैक्सिमम यूज़ है वो जो है वो डायग्नोस्टिक टेक्निक पर ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर, और ज़्यादा उसका यूज़ दिखाया गया है। और हम ऐसे प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लाज्मा को एक्सपांड कर सकते हैं, उसके मास एनर्जी को प्लम तक पहुंचा सकते हैं और एक एडियाबेटिक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। ये जो है लेज़र के यूज़ हैं प्लाज्मा में। अब हम आते हैं कि लेज़र का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में क्या यूज़ है। जैसे कि हमको पता है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हम एक से अधिक न्यूक्लियर को कंबाइन कर सकते हैं लेज़र की मदद से, और जब कंबाइन होगा तो एक बड़ा आइटम बन जाएगा। तो इसको करने के लिए भी लेज़र की मदद ली जाती है। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है यहाँ पे, लेज़र फ्यूजन आल्सो नोन एज इंटरनल कन्फाइनमेंट फ्यूजन इज द मेथड ऑफ इनिशिएटिंग nuclear fusion reaction through heating and compressing fuel target in the form of pellet containing deuterium and tritium। हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को प्राप्त करने के लिए जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का पैलेट्स होता है, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रिएक्ट कराकर, उसको हीट देकर, उसको कंप्रेस कर, उसे टारगेट पर छोड़कर हम उसको फ्यूज कर सकते हैं, और जिससे एक हैवी न्यूक्लियस हमें मिल सकता है। जो सेकेंड लाइन है, लेजर फ्यूजन अटेम्प्ट टू अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्मॉल पैलेट ऑफ ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिक्सचर एट हाई एनर्जी डेंसिटी। तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन को ऑब्टेन करने के लिए बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैलेट्स जो हैं ड्यूटेरियम ट्रिटियम के बनाते हैं, और बहुत हाई डेंसिटी, मतलब छोटे पैलेट्स हैं लेकिन ड्यूटेरियम ट्रिटियम के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत अधिक हैं, तो डेंसिटी हाई है, उसको फ्यूज़ किया जाता है, और वही जो फ्यूज़ करने का तरीका है वही न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है लेज़र के थ्रू। थर्ड लाइन पे हम देखेंगे, ड्यूरिंग लेज़र फ्यूजन स्मॉल पैलेट्स ऑफ ड्यूटेरियम ट्रिटियम आइसोटोप आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ blast chamber where the pellets are compressed to high density using an intense laser। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ड्यूटेरियम ट्रिटियम आइसोटोप्स को कहाँ डाल देते हैं, हम ब्लास्ट चैम्बर में डाल देते हैं, और लेज़र की मदद से इसे बहुत अधिक कंप्रेस किया जाता है और फिर उसको फ्यूज़ करा दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये डायग्राम। इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है वो किस प्रकार से हो रहा है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम को हम कैसे ब्लास्ट चैम्बर में फ्यूज़ करा सकते हैं, उसका एक प्रारूप यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है स्लाइड पर हम देखेंगे, लेजर फ्यूजन इंश्योर द यूज ऑफ हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट रिलायबल एंड फंक्शनलिटी इन अ फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जो लेज़र फ्यूज़न है वो बहुत हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करके बनाते हैं, या लेज़र फ्यूज़न को इंश्योर करते हैं कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हो जाए। इससे हमको प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है, जो थर्मोन्यूक्लियर कंपाउंड है, वो हमें बहुत रिलायबल मिले और फुली कंट्रोल्ड भी मिले, जिसको हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका लाइन है, अनलाइक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट, लेजर फ्यूजन डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट विच रिक्वायर लॉन्ग टर्म डिस्पोजल। जब हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो फ्यूजन के दौरान बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती होगी। वो जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, वो डिस्पोज ना हो, उसके लिए भी हम लेज़र को यूज़ कर सकते हैं। अर्थात लेज़र के द्वारा जब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है तो एनर्जी वेस्टेज नहीं होती, और उसको हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर सकते हैं यदि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट
हो रही है। तो जो इसका थर्ड लाइन है आप देखेंगे यहाँ पे कि लेजर फ्यूजन ग्रेटली बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू यूज मॉड्यूलर एडवांसमेंट इन components technology and enhanced fusion performance. Therefore future design can readily be implemented as long as they maintain the same interface characteristic to the rest of the plant. हम देख रहे हैं कि यह जो लेज़र फ्यूज़न है वो एक मॉड्यूलर एडवांसमेंट है जो कि टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ऐसा कंट्रोलेबल न्यूक्लियर कंपोनेंट बना सकते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरे सिस्टम के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत फायदेमंद न्यूक्लियर फ्यूजन कंपाउंड बनाया जा सकता है लेज़र के द्वारा। हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेज़र इन इंजीनियरिंग। लेज़र का इंजीनियरिंग में बहुत अधिक यूज़ है, जैसे कि लेज़र अलॉइंग का यूज़ कर रहे हैं हम, लेज़र क्लेडिंग का यूज़ कर रहे हैं, कंपोजिट कोटिंग कर रहे हैं, लेंस एनेलिंग कर रहे हैं, ग्रेन रिफाइनमेंट कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग पर्पज़ पर मतलब लेज़र का जो यूज़ है वो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। हम लेज़र की मदद से दो अलॉय को मिक्स कर दे रहे हैं। लेज़र के द्वारा क्लेडिंग की पद्धति को भी हम देख रहे हैं। कंपोजिट कोटिंग कर रहे हैं, मटेरियल के ऊपर जो कोट किया जाता है वो बहुत सारे मटेरियल को एक साथ एक बेस मटेरियल पर कंपोजिट किया जा सकता है लेज़र के द्वारा। लेज़र के द्वारा हम किसी मटेरियल या किसी कंपाउंड को एनल कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हम इसे ग्रेन रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इंजीनियरिंग के कुछ ये एप्लीकेशंस हैं लेज़र में। कुछ और अदर एप्लीकेशन हैं लेज़र के जो कि डेली लाइफ में बहुत अधिक यूज़ होता है और उसको जनरली हम यूज़ करते रहते हैं। और इसके एडवांटेज की मदद से हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, डिफ़िकल्ट कार्य हैं जिसको हम मिनटों में और चंद सेकेंड में ही कर देते हैं। तो देखते हैं कुछ और जो एप्लीकेशंस हैं। रीडिंग बार कोड्स, आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, तो उसमें कुछ बार कोड्स रहते हैं। उस बार कोड को यदि हम रीड कर लें या रीड करा दें तो देखेंगे हम कि एक सेंसर रहता है जिसको हम बार कोड के ऊपर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है कंप्यूटर पर दिखाई दे देता है। तो इस बार कोड की मदद से हम जो डेली लाइफ में वस्तुओं की जो मूल्य सूची है उसको आसानी से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि OMR शीट्स होते हैं जो कि आजकल आंसर शीट वैल्यूएशन में काम आते हैं, उसमें भी बार कोड रहता है, उसके द्वारा भी हम स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो दे आर द सेवरल डेली लाइफ यूज ऑफ लेज़र। तो हम देखते हैं कि इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जैसे CD और DVDs जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स पर वीडियो देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए और कोई भी और टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट है उसे देखने के लिए, या कोई मटेरियल जिसको हम सेव करके रखे हुए हैं उसको CD और DVD में राइट करके रखे हुए हैं उसको हम देख सकते हैं। तो CD और DVD में जो डाटा या इंफॉर्मेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी CD के द्वारा की जा सकती है। मेमोरी डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब जितने भी मेमोरी डिवाइसेस हैं उसमें लेज़र सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट भी हम लोग से बना सकते हैं, जो यहाँ पर देखेंगे आप कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का निर्माण भी हम लेज़र की मदद से कर सकते हैं। हम देखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन पैकेट्स यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर विथ ए मच फास्टर स्पीड ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स में जो इंफॉर्मेशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है या ट्रांसफ़र होता है थ्रू द प्लास्टिक और सिलिका।
तो यदि हम जो इंफॉर्मेशन है या जो टेक्स्ट है या जो वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, यदि हम लेज़र के रूप में उसे परिवर्तित करते हैं या लेज़र सोर्स के रूप में परिवर्तित करते हैं और फाइबर पर उसे इंसिडेंट करें, तो फाइबर उस लेज़र को बहुत फास्टली जो है ट्रांसमिट कर सकता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। लेज़र प्रिंटर आजकल मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है प्रिंटिंग्स पे। आप देख रहे हैं, आप डेली लाइफ में देखते हैं कि रोज़ हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंटिंग कराने की, बहुत फास्ट प्रिंटिंग कराने की, तो लेज़र प्रिंटर का उपयोग जो है प्रिंटिंग पर बहुत अधिक किया जा रहा है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि लेज़र गन्स भी आजकल बन गए हैं, तो जो कि किसी टारगेट पर बहुत कम समय पर ही हम उसको ओरिएंटेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेज़र जो सिस्टम है वो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक ब्रॉड एरिया में उपयोग किया जा रहा है। डेली लाइफ के हर एक सेक्शन पर हम लेज़र का उपयोग करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मार्केट में की कोई वस्तु खरीदने के लिए हम मूल्य का पता करना चाहते हैं, चाहे वो आंसर शीट रीड करने के लिए हो। तो डेली लाइफ के अलावा भी ऐसे बहुत बड़े बड़े एरिया हैं जहाँ पर लेज़र का उपयोग किया जा रहा है। और रिसर्च में तो इसका एप्लीकेशन बहुत अधिक है, और हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम दिखाई दे रहे हैं उस सभी में लेज़र का मैक्सिमम यूज़ है। थैंक यू वेरी मच।